नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी अभिव्यक्ति परिवार की ओर से फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इतिहास की इस सीरीज में कल जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने बात की थी अजमेर के चौहान वंश के बारे में। और चौहानों की बात जो हमने की उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चौहान वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव चौहान था। उसके बाद में हमने अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान की बात की, जिसने अजमेर नगर को बसाया, अजमेर को राजधानी बनाया और अजमेर में अजय मेरू दुर्ग के निर्माण में उसने योगदान दिया। आगे हम अगर बात करें तो उसके बाद हमने अर्णोराज के बारे में देखा, जिसे आनाजी भी कहा गया। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। आज जिस शासक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उनका नाम है विग्रहराज चौहान। विग्रहराज चतुर्थ, ये चौथे नंबर का था। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे यहां ये करना चाहूंगा कि किसी भी शासक को एक राष्ट्रीय शासक होने के लिए न केवल राजनीतिक स्तर पर काम करना होता है, बल्कि राजनीतिक विजय, राजनीतिक उपलब्धियां तो उसे प्राप्त करनी ही है। इसके अतिरिक्त समाज, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में भी उसके समय पर तरक्की होना आवश्यक है। यानी कि न केवल लड़ाई झगड़े, न केवल युद्ध, न केवल विजय प्राप्त करना, बल्कि साम्राज्य का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों पर भी अस्तित्व बनाए रखना, ये एक राष्ट्रीय शासक के लिए परिहार्य पॉइंट है। तो यहां मैं विग्रहराज चतुर्थ की जो बात कर रहा हूं, तो विग्रहराज चतुर्थ का जो काल था ये चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और स्वर्ण काल मानने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस शासक ने न केवल राजनीतिक रूप से अपने साम्राज्य को सशक्त बनाया, बल्कि इसके समय धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, इन सभी चीजों का भी विकास हुआ। तो विग्रहराज चतुर्थ, आज का हमारा पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। विग्रहराज चतुर्थ के दो उपनाम हैं। इसे कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव, कवि बांधव का मतलब है कि कवियों के साथ में बंधु जैसा, भाई जैसा व्यवहार करने वाला, तो कवि बांधव। और इसी का एक पर्यायवाची है कटि बंधु। कवि बांधव कहे या कटि बंधु कहे, दोनों का एक ही अर्थ है और वो है कवियों के साथ मित्रवत या भाई जैसा व्यवहार करने वाला। अब कवियों के साथ भाई का व्यवहार कौन करेगा? जो स्वयं कवि की उपयोगिता को समझता होगा, कवियों के महत्व को समझता होगा, यानी कि जिसमें खुद में साहित्यिक गुण होंगे वो अन्य साहित्यकारों की महत्वता को समझेगा। दूसरा, इसका एक उपनाम था, कवि बांधव इसकी उपाधि थी, और एक उपनाम इसका था बीसल देव। ये जो दोनों मैंने आपको नाम बताए हैं ये एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। कवि बांधव रीट में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, हर एग्जाम के अंदर आया है कि कवि बांधव के नाम से प्रसिद्ध शासक था। आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया कि बीसल देव किसे कहा गया, तो बीसल देव किसे कहा गया, तो इसका आंसर ये है कि बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा गया। बीसल देव या कवि बांधव, अगर दोनों नाम पूछे जाते हैं तो उनका एक ही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां ये बता दूं कि इसका जो शासनकाल था, तो इसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये सारी चीजें हम इस सिलेबस के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं। विग्रहराज चतुर्थ के अंदर गोल्डन टाइम चौहानों का माना गया। क्यों माना गया इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं।
तो ये एक बड़ा शासक है, एक राष्ट्रीय स्तर का शासक है। इसीलिए हम विग्रहराज चतुर्थ को एक रामायण की तरह लंबा न पढ़कर, अगर मैं विग्रहराज चतुर्थ को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, जैसे विग्रहराज चतुर्थ में जो भी गुण थे उन सभी गुणों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। जैसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि विग्रहराज चतुर्थ जो था, इसके बारे में देखें तो एक पॉइंट हम यहां ये बना सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एक योद्धा था। एक पॉइंट यहां हम ये बना सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एक विद्वान था। ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स हम यहां पे ले सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एक योद्धा भी था, एक विद्वान भी था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था, इसके अलावा वो एक निर्माता भी था और एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति भी ये माना जाता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी ये माना जाता है। तो सारी चीजें हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर देखेंगे। एक योद्धा के अंदर हम यहाँ 2 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट ये होगा, यानी कि योद्धा के अंदर हमें इसकी ये देखना है कि कौन कौन से क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त की, कौन कौन सी विजय इसकी प्रमुख रही। एक योद्धा जो हमने ये पॉइंट लिया, इसके अंदर पहली चीज हम देखेंगे कि इसने पहली बार तोमरों को पराजित करके दिल्ली, और उस समय दिल्ली को कहा जाता था ढिल्लिका, दिल्ली यानी कि ढिल्लिका पर अधिकार किया। क्वेश्चन आता है कि किस चौहान शासक ने पहली बार दिल्ली पर अधिकार किया या दिल्ली के शासकों को पराजित किया, तो आंसर होगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार किया तो किसे पराजित करके किया, यानी कि दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ से पहले किसका शासन हुआ करता था, किसे इसने पराजित किया, तो आंसर होगा तोमर। तोमर वंश के राजपूत थे और तोमरों को पराजित करके इसने दिल्ली पर अधिकार किया और उस समय दिल्ली को कहा जाता था दिल्ली का। अगली चीज अपन यहां दूसरी पॉइंट लेते हैं कि इसने गजनी के शासक मलिक खुसरो को पराजित किया। 2 बड़ी उपलब्धियां राजनीतिक क्षेत्र में विग्रहराज चतुर्थ ने प्राप्त की। पहली कि दिल्ली में तोमरों को पराजित करके इसने दिल्ली पर अधिकार किया। दूसरा, गजनी के शासक मलिक खुसरो, यहां पे कई स्थानों पर मलिक खुसरो भी इसका नाम मिलता है, तो मलिक खुसरो को पराजित करके इसने गजनी वाला जो एरिया था उसमें भी अपना परचम लहराया। अब यहां में एक पॉइंट आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसकी विजयों के बारे में कि किस किस क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार किया, इस क्षेत्र की जानकारी, इस चीज की, इस बात की जानकारी देने के लिए एक शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है और उस शिलालेख का नाम है शिवालिक लेख। और शिवालिक लेख वर्तमान में है दिल्ली में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अब 2 क्वेश्चन तो पहले ये बन रहे हैं कि शिवालिक लेख कहां से प्राप्त हुआ, तो दिल्ली से प्राप्त हुआ। दूसरा, शिवालिक लेख किसके समय लिखा गया, तो वो लिखवाने वाला था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इस शिवालिक लेख में क्या इसकी राजनीतिक उपलब्धि मिलती है, तो शिवालिक लेख में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा गया है
कि इस विग्रहराज चतुर्थ ने हिमालय पर्वत, हिमालय से लेकर जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, इस क्षेत्र के बीच में कर वसूल किया, यानी कि टैक्स वसूल किया। हिमालय से विंध्याचल तक का जो क्षेत्र था उसमें इसने क्या किया, टैक्स वसूल किया। अब एक चीज आप मुझे ये बताएं कि किसी स्थान पर कोई शासक टैक्स वसूल कर रहा है, यानी कि उस शासक का उस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है या प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है, तभी वहां की जनता उसे टैक्स देने के लिए राजी होती है। अन्यथा बिना शासन के टैक्स नहीं मिल सकता। इस शिलालेख में, शिवालिक लेख जो दिल्ली से प्राप्त हुआ और विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है, इसके समय लिखवाया गया, इसमें इसकी वीरता और इसके साम्राज्य विस्तार को समझाने की कोशिश की गई है कि इसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का जो क्षेत्र था, यहां से इसने टैक्स वसूल किया। यानी कि इसको अगर मैं आपको मैप में समझाना चाहूं तो हम ये देख सकते हैं हम ये इंडिया का मैप मानते हैं, इसमें यहां पे ये इस एरिया में है हिमालय पर्वतमाला और यहां पे ये है विंध्याचल पर्वतमाला। इन क्षेत्रों के बीच का जो पूरा जो क्षेत्र है हिमालय और विंध्याचल, इसके बीच में से वसूल किया गया टैक्स, और किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। यानी कि ये शिलालेख कहना चाहता है कि इसका जो साम्राज्य था ये सीधा हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक के क्षेत्र को कवर करता था। अगली चीज हम देखेंगे तो हमने विग्रहराज के बारे में देखा कि इसे कवि बांधव कहा गया, इसी को बीसलदेव के नाम से जाना जाता था। इसी का जो काल था वो चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता था। अगली चीज कि विग्रहराज चतुर्थ जो है एक योद्धा था, एक वीर था, और इसकी वीरता के बारे में हमने 2 पॉइंट यहां देखे कि तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर इसने अधिकार किया, और दूसरा गजनी के शासक मलिक खुसरो शाह को भी इसने पराजित किया। इसकी वीरता के संदर्भ में शिवालिक लेख मिलता है जो इसके साम्राज्य को दर्शाता है, और यह बताने की कोशिश की गई है यहां पे कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला तक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के बीच में इसने रेवेन्यू वसूल किया, टैक्स वसूल किया, राजस्व वसूल किया। यानी कि इस क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष शासन था। एक पॉइंट हमने यहां लिया कि एक योद्धा के रूप में है। अगली चीज हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में कि एक विद्वान के रूप में इसने क्या किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो काल था चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, और साथ ही मैंने यह भी बताया कि स्वर्ण काल हम उस काल को कहेंगे जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों पर बात की गई हो या इनका विस्तार किया गया हो। तो राजनीतिक लक्ष्य तो और राजनीतिक उपलब्धि हमने इसकी देखी, किसने कौन कौन से युद्ध लड़े, लेकिन यहां हम इसकी विद्वता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसने एक नाटक की रचना की, एक नाटक की रचना इसके द्वारा की गई, और उस नाटक का नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। और हरिकेली जो नाटक है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई, और कौन सी भाषा में की गई, तो ये आंसर होगा हमारा कि ये संस्कृत भाषा में इस नाटक का निर्माण
कि इसके नाटक की रचना की गई। आज अगर हम देखते हैं तो हरी केली नाटक के बारे में हमें दो जगह जानकारियां, दो जगह साक्ष्य मिलते हैं। एक तो जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इस 2.5 दिन के झोपड़े की जो दीवारें हैं या जो स्तंभ हैं, दीवार या स्तंभ जो भी हम कहेंगे, वहां पे इस नाटक की कुछ पंक्तियां मिलती है। और दूसरा जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का शहर है ब्रिस्टल। तो ब्रिस्टल में आपने एक नाम सुना होगा, महान समाज सुधारक थे और नाम था उनका राजा राम मोहन राय। उन राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है, उस पर भी इस नाटक की कुछ रचनाएं उत्कीर्ण की गई है। यानी कि एक विद्वान के रूप में हम इसको देख रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ को। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसने एक नाटक की रचना की। नाटक का नाम था हरी केली नाटक। कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। हरी केली नाटक कहाँ उत्कीर्ण है वर्तमान में? तो एक मैंने बताया कि जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसकी दीवारों और इसके स्तंभों पर इसको उत्कीर्ण किया गया। और दूसरा है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है, वहां पर भी इसका उत्कीर्णन देखने को मिलता है। अब इसकी विद्वता के बारे में एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार है, उनका नाम है किलहॉर्न। इतिहासकार है किलहॉर्न। वो किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की विद्वता के बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कालिदास, जो गुप्त काल के एक बड़े साहित्यकार हुए, कालिदास और साथ में एक और साहित्यकार थे जिनका नाम था भवभूति। कालिदास और भवभूति से अगर साहित्य में किसी की तुलना की जा सकती है तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। यानी कि हरी केली नाटक की जो उपयोगिता थी, जो शैली थी, जो उसकी विषय वस्तु थी, उस विषय वस्तु और उस विषय वस्तु को परोसने का जो तरीका था, जो लिखने का जो एक लैंग्वेज इसने लिखी विग्रहराज चतुर्थ ने, तो उसमें किलहॉर्न ने ये कहा कि कालिदास और भवभूति, देखो ये इतने बड़े नाम यहाँ पे लिए गए, कालिदास और भवभूति जो अपने जमाने के खुदरंग व्यक्ति थे। खुदरंग का मतलब है जिनके समान कोई दूसरा था ही नहीं। तो कालिदास और भवभूति से तुलना की गई है किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। और कालिदास और भवभूति से विग्रहराज चतुर्थ की तुलना करने वाले इतिहासकार का नाम था किलहॉर्न। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की? तो आंसर होगा आपका किलहॉर्न। ये आ जाए क्वेश्चन कि विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किलहॉर्न ने किससे की है? तो कालिदास ऑप्शन में आ जाए तो वो भी सही है, और भवभूति ऑप्शन में आ जाता है तो वो भी सही है, और दोनों ही एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं तो दोनों ही सही है। अगला हम यहां देखते हैं, हमने एक योद्धा के रूप में इसे देखा, हमने एक विद्वान के रूप में इसे देखा। अब अगला जो पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे एक विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में। तो अगला पॉइंट हम यहां रखेंगे विद्वानों का आश्रयदाता। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसे कवि बांधव कहा जाता था, और कवि बांधव इसे इसलिए कहा जाता था कि ये जो है विद्वान लोगों को, कवियों को दूर दूर से अपने दरबार में आमंत्रित करता था और उनके साथ मित्र जैसा, भाई जैसा व्यवहार ये करता था। इसीलिए विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे कहा गया कवि बांधव।
अब सबसे पहले हम ये बात करें कि विद्वानों का आश्रयदाता तो ये था। कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में थे? तो यहां दो विद्वानों के नाम आएंगे। एक था सोमदेव और एक का नाम था नरपतिनाल। एक विद्वान जो था उसका नाम था सोमदेव और एक विद्वान था उसका नाम था नरपतिनाल। सोमदेव ने एक नाटक लिखा, उसका नाम था ललित विग्रहराज। सोमदेव ने एक नाटक की रचना की और उस नाटक का नाम था ललित विग्रहराज। अगला देखें तो नरपतिनाल ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था बीसलदेव रासो। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? तो विग्रहराज का दरबारी विद्वान था। दूसरा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे? तो भी आंसर क्या होगा? विग्रहराज होगा। अगर क्वेश्चन को यह पूछ ले कि बीसलदेव रासो के रचयिता नरपतिनाल और ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव, ये दोनों विद्वान किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे? तो आंसर होगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। अगली चीज, यहां एक क्वेश्चन और बनता है और पूछा भी गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बीसलदेव रासो है, इस बीसलदेव रासो में क्या वर्णन किया गया है या क्या विषय वस्तु इस बीसलदेव रासो की है? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें वर्णन मिलता है कि जो बीसलदेव था, अब यहां बीसलदेव कौन है? ये हम उसी की बात कर रहे हैं जो विग्रहराज चतुर्थ है। इसका उपनाम बीसलदेव है। बीसलदेव एंड एक परमार वंश की कन्या है राजमती। बीसलदेव और राजमती, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग यहां पे बताया गया है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग यहां पे बताया गया है। यानी कि नरपतिनाल ने बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखा और इस बीसलदेव रासो में वर्णन किया किसका? बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन यहां पे किया गया। बात क्लियर है? तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा, नरपतिनाल ने बीसलदेव लिखा और सोमदेव और नरपतिनाल ये दोनों ही किसके दरबार में थे? ये दोनों बीसलदेव के दरबार में थे। और बीसलदेव किसे कहा गया है? तो बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। दैट्स बी क्लियर। चलो, हमने एक योद्धा के रूप में इसे देखा, एक विद्वान के रूप में देखा और विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में भी हमने इसे देखा। अगला पॉइंट हम लेते हैं कि विग्रहराज चौहान एक निर्माता भी था। और एक निर्माता के तहत इसने क्या भूमिका निभाई, क्या योगदान दिया? तो हम ये देखते हैं कि इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य यह है कि अजमेर में इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसने संस्कृत में एक नाटक की रचना की जिसका नाम था हरिकेली नाटक। तो यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यह संस्कृत भाषा का एक प्रकांड विद्वान था, संस्कृत भाषा का
एक बड़ा महनीय साहित्यकार था। इसीलिए संस्कृत भाषा के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए, कला के विकास के लिए इसने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, और वो कहां पे करवाया? अजमेर में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो इसके बाद शासक बना, उसकी तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर नियुक्त कर दिया, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया। यानी कि इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर यहां पर एक मस्जिद बनवाई। किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद यहां पे शासन प्रशासन की देखभाल कर रहा था। बनवाया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला, और तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो तुड़वाकर क्या किया? तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर यहां पे जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा वस्तुतः एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण यहां पे करवाया। यानी कि अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और उस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा के अंदर तब्दील कर दिया। अब थोड़ा सा मैं यहां पे टच करना चाहूंगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्या ये 2.5 दिन में बनके तैयार हुआ था? नहीं, इसे इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है क्योंकि यहां पे सूफी संत पंजाब शाह का उर्स लगता है। कितने दिन के लिए? 2.5 दिन के लिए। ढाई दिनों तक यहां पे पंजाब शाह, पीर पंजाब शाह जो सूफी संत थे, इन पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। उर्स का मतलब है मेला। जैसे तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, गणेश जी, इनके जब मेले लगते हैं ना, तो मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे रणथंभौर गणेश जी का मेला है, बंबई से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, दक्षिण भारत से भी आते हैं, राजस्थान से भी जाते हैं। तो इसे झोपड़ा इसलिए कहा गया कि जितने भी लोग इस उर्स में शामिल होने के लिए जाते हैं, उन्हें इस मस्जिद में आसरा मिलता है 2.5 दिन के लिए। इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसलिए अगर दिमाग में यह हो कि इसका 2.5 दिन के अंदर निर्माण किया गया था, तो नहीं। यहां पे 2.5 दिन का उर्स लगता है, और किसका लगता है? पंजाब शाह का उर्स लगता है। अगला, इस 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो इस 2.5 दिन के झोपड़े की जो वास्तु रचना थी, इसका वास्तुकार था, उस वास्तुकार का क्या नाम था? तो वो वास्तुकार था हेरात का रहने वाला, और नाम था उसका अबू बकर। यानी कि निर्माण तो करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के सानिध्य में, लेकिन इसका जो डिजाइन तैयार किया गया, वो डिजाइन तैयार करने वाले का नाम था अबू बकर। अगली चीज देखें तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद मानी जाती है। इसे हम प्राचीन भी कह सकते हैं, और इसी को जो है हम सबसे पहली मस्जिद भी कह सकते हैं। क्योंकि जब मोहम्मद गौरी जीता और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर शासन करना शुरू किया, तो इसी समय के दौरान ही तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई।
इससे पहले हालांकि 6वीं शताब्दी केरल के मालाबार तट पे वहां पे मस्जिद इन्होंने बना दी थी, लेकिन वो एक व्यापारिक लोगों के द्वारा बनाई गई, लेकिन यह किसी शासक के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद जो है वो राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा ही मानी जाती है। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन मस्जिद की अगर बात करें या सबसे पहली प्रारंभिक मस्जिद की बात करें तो आंसर होगा आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर या इसके स्तंभों पर फारसी भाषा में लेख लिखे हुए हैं। जब ये मस्जिद सबसे पुरानी है तो जाहिर सी बात है इस पर जो फारसी भाषा में जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं वो भी राजस्थान के सबसे प्राचीन फारसी लेख माने जाएंगे। तो यहां दूसरा पॉइंट ये बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन फारसी लेख यानी कि फारसी भाषा में लिखा हुआ जो लेख है वो भी आपको इस 2.5 दिन का झोपड़ा पर ही मिलता है। तो यहां मैंने ये समझाने की कोशिश की, एक निर्माता जो हमने एक पॉइंट लिया विग्रहराज चतुर्थ के अंदर, अजमेर में इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसके स्थान पर बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद थी। और मस्जिद कैसी? राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद। यहां इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा गया कि यहां पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, 2.5 दिन की उसकी अवधि है और वहां 2.5 दिन तक जो दूर दराज से देश विदेश से जो लोग आते हैं उन्हें रहने के लिए छत मिलता है और जहां हम रहते हैं उसे, जहां हमें आसरा मिलता है उसे हम झोपड़ा भी कहते हैं। अबू बकर जो हेरात का निवासी था, एक बड़ा वास्तुकार था और उस वास्तुकार ने इस 2.5 दिन के झोपड़े की पूरी डिजाइन को तैयार किया। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर, यानी कि एक चीज तो इसने ये बनवाई विग्रहराज चतुर्थ ने, संस्कृत पाठशाला। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अजय राज चौहान ने अपने नाम, अजय के नाम से कुछ काम किए, वैसे ही इसने भी अजय के अपने जो अपना नाम था उससे कुछ काम किए। जैसे इसका नाम था बिसल। अजय राज ने अजय के नाम से अजमेर नगर बसाया, अजय मेरू दुर्ग बसाया, अजय मेरू द्रंश के नाम से सिक्के चलाए। तो इसने भी उसी तर्ज पर अपने नाम से कुछ काम किए। क्या क्या निर्माण काम करवाए? पहला, इसने टोंक जिले में एक कस्बा बसाया और उस कस्बे का नाम था बीसलपुर। बीसलपुर कस्बे का निर्माण किसने करवाया? तो नाम आएगा बीसलदेव चौहान, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने। अगली मैं बात करूं तो बीसलपुर में इसने एक झील का निर्माण करवाया, एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे बाद में जाकर आधुनिक समय में सरकार के द्वारा बांध का नाम दे दिया गया और वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी मानी जाती है बीसलपुर बांध। लेकिन ये बांध सरकार ने बनाया, इसके समय वो झील हुआ करती थी, तो इसे हम बीसलपुर झील भी कह सकते हैं, बीसलपुर तालाब भी कह सकते हैं, या बीसलसर झील या बीसलसर तालाब भी कह सकते हैं। बीसलपुर कस्बा बसाया, बीसलपुर झील या तालाब का निर्माण करवाया और बीसलपुर में ही एक महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, उसका नाम था गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो 3 चीजें यहां पे हो गई बीसल के नाम से। बीसलपुर कस्बा बसाया, बीसलपुर झील या तालाब का निर्माण करवाया और बीसलपुर में शिव भगवान का एक मंदिर बनाया और उस मंदिर का नाम था गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो ये दूसरी, तीसरी और चौथी चीज हमने देखी एक निर्माता के अंदर। पहली चीज संस्कृत पाठशाला, दूसरी चीज बीसलपुर कस्बा, तीसरी चीज बीसलपुर झील और चौथी चीज गोकर्णेश्वर मंदिर। अब ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने देखा कि एक योद्धा भी था, एक विद्वान भी था, विद्वानों को आश्रयदाता भी था और ये एक कुशल निर्माता भी था। एक लास्ट पॉइंट हम इसके अंदर ये लेते हैं
कि विग्रहराज चतुर्थ जो है धार्मिकता के क्षेत्र में इसने क्या किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो थे ये शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी कि ये शैव मतावलंबी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी इनका बराबर स्नेह बना रहता था। अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने जो है वो उदार दृष्टिकोण अपनाया। इस चीज की पुष्टि कैसे करें? इस चीज को हम इस तरीके से पुष्ट कर सकते हैं कि एक जैन आचार्य थे, धर्मघोष सूरी। याद करो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। इससे पहले मैंने आपको अर्णोराज पढ़ाया और अर्णोराज के अंदर मैंने बताया कि अर्णोराज के समय दो विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। ये वही धर्मघोष सूरी है, जैन आचार्य। जैन आचार्य धर्मघोष सूरी जो इस विग्रहराज के पिता अर्णोराज के समकालीन थे, उम्र में इससे काफी बड़े थे, काफी विद्वान थे। तो धर्मघोष सूरी जो एक जैन आचार्य है, जैन विद्वान है, ये विग्रहराज चतुर्थ से निवेदन करते हैं कि यार विग्रहराज, मैं एक निवेदन में आपसे ये करना चाहूंगा कि आप अपने साम्राज्य में ये जो पशुओं की तुम बलि देते हो या मांस का तुम भक्षण करते हो, इसे बंद करवा दो। ये अहिंसा के खिलाफ है, ये हिंसात्मक रवैया है। विग्रहराज चतुर्थ ने सोचा कि मैं राजपूत हूं, मेरी अधिकांश जनता भी जो है वो राजपूत है और राजपूतों के खान पान में मांस मदिरा जायज है। इसलिए अब एक तरफ तो राजपूत धर्म और दूसरी तरफ अपने पिता के समकालीन, अपने बाप बराबर आचार्य धर्मघोष सूरी, किस बात पर ध्यान दिया जाए? तो यहां पे धर्मघोष सूरी की बात को तवज्जो देने के लिए इन्होंने क्या किया, बिसल देव ने, कि ज्यादा दिनों के लिए तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन एकादशी के दिन पशु हत्या को बंद कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने जैन आचार्य धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या को बंद करवा दिया। अब अगर आपने भारतीय इतिहास को पढ़ा है तो एक चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और वो है सम्राट अशोक। जी हां, मौर्य सम्राट अशोक जो था उसने भी अपने साम्राज्य में पशुओं की हत्या को प्रतिबंधित करवाया था। और ये अशोक के शिलालेखों के पहले ही शिलालेख के अंदर मिलता है कि उसने पशु हत्या को बंद करवा दिया। और अपने चौहानों में भी एक शासक ऐसा आया जिसने एकादशी के दिन पशु हत्या को बंद करवा दिया। तो हम अगर क्वेश्चन को बढ़ाकर देखना चाहें, इसके लेवल को बढ़ाना चाहें, तो हमारे सामने एक चीज ये आ सकती है कि ऐसा कौन सा चौहान शासक है जो मौर्य सम्राट अशोक से समानता रखता है? तो आंसर होगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। तो हमने ये इसकी धार्मिकता के बारे में देखा, इससे पहले इसके निर्माण कार्यों के बारे में देखा, इससे पहले इसके विद्वानों का जो आश्रय इसने दिया उसके बारे में हमने देखा, इसकी विद्वता के बारे में हमने देखा, इसकी योग्यता, इसकी युद्ध कौशल के बारे में हमने देखा। तो इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हम ये बिल्कुल प्रमाणित तौर पर कह सकते हैं कि चौहानों का स्वर्ण काल अगर किसी का काल माना जाना चाहिए था तो वो विग्रहराज चतुर्थ का काल ही माना जाएगा। अब विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो शासक हुए उन शासकों में एक नाम आता है अपरांगेय और एक नाम आता है
पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में आएगा सोमेश्वर चौहान, और इसी सोमेश्वर चौहान के बाद में हम देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जो अजमेर की चौहान शाखा के अंतिम और सबसे योग्य, सबसे वीर शासकों के अंदर हम इसके चर्चा करेंगे। तो यहां ये मैंने अपरांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय जो नाम लिखवाए हैं, ये अभी हाल ही में जो पिछला एसआई का एग्जाम हुआ 2018-19 में, उसमें चौहानों की जो वंशावली थी उसका क्रम पूछा गया। तो क्रम आपको अगर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम अजय राज से लेकर पृथ्वीराज तृतीय तक का तो आपको क्रम याद होना चाहिए। जैसे अपरांगी था, अपरांगी से पहले कौन, तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ से पहले कौन, तो आंसर होगा आपका अर्णवराज। अर्णवराज से पहले कौन, तो आंसर होगा आपका अजयराज। और अजयराज के पिता कौन, तो आंसर होगा आपका पृथ्वीराज प्रथम। ये इनकी मेन वंशावली है। तो अजयराज से लेकर अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ, अपरांगी, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर, और आखिरी में आता है आपका पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। अब यहां पे हम थोड़ी सी बात करेंगे पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में। बात क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में कोई प्रश्न आएगा, लेकिन वो प्रश्न आया और राजस्थान के 95% विद्यार्थियों ने वो क्वेश्चन गलत किया। इसके बारे में हम देखते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय, दो बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। एक को पूछा जा चुका है और एक के पूछने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन पूछा गया मेनाल, मेनाल पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। इस मेनाल भीलवाड़ा में एक काफी प्राचीन महादेव मंदिर है और उस मंदिर का नाम है सुहवेश्वर मंदिर। इस मंदिर का नाम है सुहवेश्वर मंदिर। तो सुहवेश्वर मंदिर का निर्माण, मेनाल में स्थित सुहवेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो आंसर होगा आपका पृथ्वीराज द्वितीय के काल में। अब इसका नाम सुहवेश्वर मंदिर क्यों रखा गया, ये इसलिए लिखा गया कि पृथ्वीराज द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम था सुहिया देवी या सुहावा देवी, और सुहिया और सुहावा देवी के नाम पर ही इसका नाम, इस मंदिर का नाम सुहवेश्वर, क्योंकि इनकी स्मृति में यह मंदिर इनके सम्मान में बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम सुहवेश्वर शिव मंदिर रखा गया। कहां पे है ये मेनाल में है। ये क्वेश्चन आया, ये जो अभी उद्योग प्रसार अधिकारी के जो एग्जाम हुए थे उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये तो पूछा गया, लेकिन अभी तक दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया और उसके आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने बार बार देखा, अभी लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें मैंने बिजोलिया शिलालेख की बात की थी, और बिजोलिया शिलालेख की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो बिजोलिया का जो शिलालेख है, यह बिजोलिया का शिलालेख बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है उसकी दीवार पर लिखा हुआ है। तो वो जो मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, उस मंदिर का निर्माण जिस जमीन पर हुआ, जिस गांव में हुआ, वो जमीन गांव जो जमीन थी वो दान के रूप में मंदिर को दी गई थी इस पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। यानी कि बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के
निर्माण हेतु एक गांव था और गांव का नाम था मोरझरी गांव। मोरझरी गांव, यह मोरझरी गांव अनुदान में इसके द्वारा दिया गया। दोबारा देखें, पृथ्वीराज द्वितीय के समय मेनाल जो भीलवाड़ा में है वहां पे सुवेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा, बिजोलिया का जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसी पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर ये बिजोलिया शिलालेख लिखा हुआ है। इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण के लिए इसने एक गांव अनुदान में दिया और उस गांव का नाम था मोरझरी गांव। और ये मंदिर के लिए जो भूमि अनुदान में दी गई, इस भूमि के अनुदान का जो उल्लेख है ये इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। और वहां पे जमीन जो मंदिर के निर्माण के लिए जो अनुदान भूमि के रूप में दिया जाता था उसे डोहरी कहा जाता था। यानी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान देने का उल्लेख कहां मिलता है, तो वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। और उस समय इसको क्या कहा जाता था, तो इसे डोहरी के नाम से जाना जाता था। यह पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हमने दो बातें देखी। अब हम आ जाते हैं एक प्रसिद्ध शासक में, जिसने न केवल भारत में बल्कि आसपास के जितने भी देश थे उनमें अपनी विजय पताका लहराई, अपना नाम ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया। यह मातृभूमि का एक ऐसा लाल था जिसने कभी हार नहीं मानी। इसने बलिदानी के पथ को चुना, इसलिए इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में। पृथ्वीराज तृतीय, तो पहला ही क्वेश्चन तो इसके नाम से बन जाता है। क्वेश्चन यह बनता है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है तो है पृथ्वीराज तृतीय। हालांकि चौहान तो पृथ्वीराज प्रथम और पृथ्वीराज द्वितीय भी है, लेकिन प्रसिद्धि जिसे पृथ्वीराज चौहान के रूप में सबसे ज्यादा मिली इतिहास में वो है पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय जो है, इन्होंने 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज तृतीय की अगर मैं बात करूं तो इसके दो उपनाम हैं। एक तो इसे कहा जाता है राय पिथोरा और दूसरा इसे कहा जाता है दलपुंगल। एक राय पिथोरा इसी का नाम है और दूसरा दलपुंगल इसी का नाम है। बात करते हैं इसे राय पिथोरा क्यों कहा गया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक किला बनवाया और उस किले का नाम था पिथौरागढ़ का किला। यह किला है पिथौरा। पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाने के कारण ही इसे राय पिथौरा कहा गया। और दूसरा दलपुंगल, जब युद्ध के मैदान में यह भाग लेता था तो पूरे दल को एक साथ लड़ने की, पूरे दल से एक साथ लड़ने जितनी ताकत, जितना सामर्थ्य इसके अंदर था, इसीलिए इसे दलपुंगल भी कहा गया। अगली चीज, अगर इसके हम परिवार की बात करें, इसकी सामान्य जानकारी की बात करें, तो हम यहां पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो जन्म हुआ इनका 1166 ईस्वी में। अहिल्या पैटर्न, और अहिल्या पैटर्न पड़ता है आपका गुजरात में। अहिल्या पैटर्न गुजरात में इनका जन्म हुआ। दूसरा, पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। बात करें माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था कर्पूरी देवी। और एक क्वेश्चन यहां कर्पूरी देवी से एसएससी में पूछा गया
कि कर्पूरी देवी किस राजवंश से संबंधित थी, तो वो राजवंश भी हम यहां लिख लेते हैं। आंसर होगा कलचुरी राजवंश से ये संबंधित थी। अगली बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो था, इनकी पत्नी का क्या नाम था? एक पत्नी का नाम था संयोगिता, जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, और एक पत्नी का नाम था इक्षिणी, जो आबू की परमार राजकुमारी थी, इक्षिणी। दोस्तों, यहां इनके विवाह संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान ज्यादा सुंदर नहीं था, ये कुरूप था, लेकिन ये इतना वीर था कि इसके रूप रंग पर तो कोई गया ही नहीं, इसकी योग्यता पर ही सब लोग जाते थे। कुरूप होने के बावजूद इसकी योग्यता के दम पर माना जाता है कि इसने 5 विवाह किए, यानी कि 5 पत्नियां इसकी थी। लेकिन चूंकि हम पूरी इतिहास में इन 2 के संदर्भ में हमारा जो है वो हमारी चर्चा रहेगी संयोगिता और इक्षिणी के विवाद पर, इसलिए हम यहां सिर्फ 2 पत्नियों की बात करेंगे। अगला है कि इसके पुत्र का क्या नाम है, तो पुत्र का नाम था गोविंदराज। आगे हम देखेंगे कि पृथ्वीराज के मरने के बाद यही गोविंदराज जो है वो रणथंबोर जाता है और रणथंबोर में चौहान शासकों की, चौहान वंश की नींव रखता है। अगला हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री थे, इन प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो प्रधानमंत्री का नाम था केमास या कदम्बवास। फिर देखें कि इनके मुख्य सेनापति कौन थे, तो मुख्य सेनापति में नाम आएगा भुवनमल। फिर देखें कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था, घोड़े का क्या नाम था, तो नाम आएगा नाट्य रंभा। तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में राय पिथौरा और दलपुंगल के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में अहिल्यापाटन, गुजरात में। पिता इनके थे सोमेश्वर चौहान, माता जो थी उनका नाम था कर्पूरी देवी, और कौन से राजवंश से संबंधित थी, तो कलचुरी राजवंश से ये संबंध रखती थी। पत्नी संयोगिता और इक्षिणी, लेकिन 5 पत्नियां थी, हम यहाँ 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पुत्र था गोविंदराज, जो आगे जाकर रणथंबोर के चौहानों की नींव रखता है। प्रधानमंत्री का नाम है केमास या कदम्बवास, मुख्य सेनापति का नाम है भुवनमल, और जो घोड़ा पृथ्वीराज चौहान का था वो है नाट्यरंभा। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा काफी प्रसिद्ध रहा चेतक के नाम से, वैसे ही यहाँ इस घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। अब यहां पे हमने इसके परिवार की चर्चा देखी। अब एक चीज ये देखो आप, 1166 ईस्वी में जन्म हुआ और 1171 ईस्वी में ये शासक बने, यानी कि जब ये शासक बना तब इसकी उम्र कितनी थी, तो उम्र थी 11 वर्ष। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब तक इतिहास में जितने भी शासक हुए जो कम उम्र में शासक बने, उन्होंने इतिहास में अपनी एक विशेष पहचान छोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया। पृथ्वीराज चौहान कम उम्र में ही शासक बना। तो कुछ ऐसे शासक हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत ही कम उम्र में राजपाट अपने हाथ में ले लिया और शुरू से ही अपने आप को उस राज्य के प्रति, उस साम्राज्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड किया। इसीलिए इतिहास ने इनको अपनी पनाह में इनको पाला, इनका नाम इतिहास के अंदर बढ़ाया। तो पृथ्वीराज चौहान के परिवार से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब मैं बात करूं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में और क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, तो एक जानकारी पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें यह मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने
दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इसीलिए तो इसको राय पिथौरा कहा गया। लेकिन पिथौरागढ़ जो किला था, इस किले को भी मुस्लिम शासकों ने तुड़वा दिया। किसने तुड़वाया? उसी ने तुड़वाया जिसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। यहां ये किसने तुड़वाया? तो यहां भी नाम आएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर क्या बनवाया इसकी जगह? तो उसने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहां इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है? तो दिल्ली में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसे तुड़वाकर बनाया? तो पिथौरागढ़ किले को तुड़वाकर बनाया। पिथौरागढ़ का किला किसने बनवाया? तो वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। दूसरी चीज, ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पहली और सबसे प्राचीन मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन पूरे भारत की अगर बात करें तो वो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और किसे तुड़वाकर बनवाया? पिथौरागढ़ किले को तुड़वाकर। और पिथौरागढ़ का किला किसने बनवाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। इसीलिए इसको राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। अगली चीज, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में एक कला विभाग की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में एक कला विभाग की स्थापना की, और इस कला विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया? तो नाम आएगा आपका पद्मनाभ। पद्मनाभ की अध्यक्षता में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में एक कला विभाग का निर्माण करवाया। तो 2 चीजें आपके सामने हैं। दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर में कला विभाग का निर्माण करवाया, और इस कला विभाग का अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान नहीं था, या कौन कौन पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे। तो यहां हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हम यह बात करेंगे पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान, पहले नंबर पे नाम आएगा चंदर बरदाई का, जो पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान भी था और साथ ही साथ पृथ्वीराज का मित्र भी था। इन्होंने पुस्तक लिखी, उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। दूसरा जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था जयानक भट्ट, और जयानक भट्ट ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था पृथ्वीराज विजय। अगला दरबारी विद्वान जनार्दन। अगला विद्यापति गौड़। अगला
वागीश्वर, अगला विश्वरूप, और एक है पृथ्वी भट्ट। तो यहां नामों को याद करने में आसान इसलिए इस तरीके से रह सकती है कि दो का नाम तो आता है ज से, जयानक और जनार्दन, और इन तीनों का नाम जो है ये आता है वी से, विद्यापति, वागीश्वर और विश्वरूप, व से इनका नाम आता है। तो पहले अक्षर को लेके हम यहां ये देख सकते हैं। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और दरबारी विद्वान भी था, उसने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की, और अन्य दरबारी विद्वानों के अंदर हम देखें तो जनार्दन, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट। अब तक कम से कम 5 से 10 बार ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है। 4 ऑप्शन देता है कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो आंसर आपका इन सभी में से जो आंसर है वो तो आंसर नहीं होगा, और जो चौथे नंबर का ऑप्शन इन 7 में नहीं है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे की चर्चा के अंदर हमारे सामने आता है कि साहब जो पृथ्वीराज चौहान था इसने तराइन के युद्ध लड़े, लेकिन तराइन के युद्ध कब हुए? 1191 और 1192 दोनों युद्ध हुए। और पृथ्वीराज चौहान शासक कब बना? 1177 में। तो क्या इन बीच के सालों के अंदर पृथ्वीराज चौहान के फालतू ही बैठा रहा क्या? कोई काम नहीं किया क्या? ये डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा? तो नहीं, इसके बीच में भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता के झंडे गाड़े। इसके संदर्भ में हम यहां थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि मोहम्मद गोरी तक आने से पहले हम पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो यहां एक पॉइंट हम लगाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक उपलब्धियां, और प्रारंभिक उपलब्धियों में सबसे पहले हम बात करेंगे नागार्जुन का दमन। यह घटना है 1177 ईस्वी की। दूसरी घटना होगी भंडानक जाति का दमन। यह घटना होगी 1182 ईस्वी की। तीसरी घटना होगी महोबा पर विजय। यह घटना भी है 1182 की। चौथी घटना हम देखेंगे कि चौहान व चालुक्य संघर्ष। पांचवी घटना होगी चौहान व गढ़वाल संघर्ष। और इन प्रारंभिक उपलब्धियों के बाद सबसे आखिरी में 6वें नंबर पे आएगा पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। नागार्जुन का दमन प्रारंभिक उपलब्धि में आता है। भंडानक जाति का दमन, महोबा पर विजय प्राप्त करना, चौहानों और चालुक्यों का संघर्ष, चौहानों और गढ़वालों का संघर्ष, और चौहानों और मोहम्मद गोरी के बीच का संघर्ष। तो दोस्तों अगर मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी, नागार्जुन का दमन। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन था पृथ्वीराज का चचेरा भाई। नागार्जुन था पृथ्वीराज का चचेरा भाई। इसने क्या किया
कि पृथ्वीराज चौहान की अल्प अवस्था का फायदा उठाया, क्योंकि ये सिर्फ 11 वर्ष का था और प्रारंभिक तौर पर इसका जो शासन था वो इसकी मां के हाथ में था, कर्पूरी देवी के हाथ में। इसीलिए यहां पे एक क्षेत्र है गुड़गांव का क्षेत्र। उस जमाने में इसे गुड़पुर कहा जाता था, फिर बाद में इसे गुड़गांव कहा गया और वर्तमान में इसे गुरुग्राम कहा जाता है। तो गुड़गांव वाला जो क्षेत्र था वो पृथ्वीराज चौहान के अधीन था और पृथ्वीराज चौहान जो है इस समय अल्प अवस्था में है और शासन की बागडोर पृथ्वीराज की मां के हाथ में है। इसलिए ये चचेरा भाई था नागार्जुन, इस नागार्जुन ने इसकी अल्प अवस्था का फायदा उठाकर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। अब जब नागार्जुन ने यहां अधिकार कर लिया तो क्या पृथ्वीराज चौहान इस बात को सहन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि अपनी सेना भेजी और अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया और गुड़गांव को वापस से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो पहली चीज तो यह है नागार्जुन का दमन। मतलब जब पृथ्वीराज चौहान की अल्प अवस्था का फायदा उठाकर नागार्जुन ने गुड़गांव पर अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन का दमन करके गुड़गांव को वापस से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। अगली अगर मैं बात करना चाहूं तो पॉइंट है भंडानक जाति का दमन। यहां फिर से हम एक बार नोट में देखने की कोशिश करेंगे। इस जगह एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। राजस्थान के उत्तर यानी पंजाब वाले एरिया में सतलज नदी बहती है और इस सतलज नदी में के प्रवाह क्षेत्र में एक नदी रहती थी, एक जाति रहती थी, उसका नाम था भंडानक जनजाति। सतलज नदी के प्रदेश में भंडानक नामक एक जनजाति रहती थी और ये जनजाति जो है ये अतिक्रमणवादी थी। ये अतिक्रमण करती थी, धीरे 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 जो है ये दीमक की तरह जमीन पर अपना कब्जा जमा लेती थी। इसलिए जब ये भंडानक जाति अतिक्रमण करती हुई आगे बढ़ती हुई राजस्थान के पूर्वी हिस्से पर अपना अधिकार कर लेती है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और आगे बढ़ते हुए मथुरा वाले क्षेत्र पर, जब सतलज नदी प्रदेश में रहने वाली भंडानक जनजाति आगे बढ़ती हुई अपना विस्तार करती हुई जब राजस्थान के पूर्वी प्रदेश यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और मथुरा वाला जो क्षेत्र, जब इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेती है तो यह क्षेत्र आता है पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान और भंडानकों के बीच में संघर्ष आवश्यक था। तो पृथ्वीराज चौहान ने यहां पे भी अपनी सेना भेजी और इन भंडानकों का दमन किया और वापस से इस क्षेत्र को भंडानकों से मुक्त करवाया और अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। दो चीजें अभी हमने बात की, एक तो नागार्जुन का दमन किया और गुड़गांव वापस अधिकार में लिया, दूसरा भंडानकों का दमन किया और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। अब तीसरी बात करते हैं महोबा पर विजय। महोबा पर विजय तो जब पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं भंडानक जाति का दमन करके वापस लौट रही थी, देखो ये यहां पे है अभी चौहान, यहां गुजरात में है चालुक्य और यहां मालवा वाले क्षेत्र में है, मालवा वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं चंदेल। ये क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं, चौहान, चालुक्य और चंदेल।
जब यहां भंडानक जाति का दमन करके पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने राज्य में वापस लौट रही थी, तो महोबा का जो चंदेल शासक था, महोबा का जो चंदेल शासक था, उसका नाम था परमार्दी देव। एक बार हम नए पेज से देखते हैं इसको। यहां पे है चौहान, गुजरात में है चालुक्य, और यहां पे है आपके चंदेल मालवा में। पृथ्वीराज की सेना जब भंडानक जाति का दमन करके वापस अपने राज्य में लौट रही थी, तो महोबा का जो चंदेल शासक था, नाम था उसका परमार्दी देव चंदेल। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो नाम आएगा परमार्दी देव चंदेल। इस परमार्दी देव चंदेल ने बिना किसी कारण सिर्फ और सिर्फ अपना डेमो सेट करने के चक्कर में, कि पृथ्वीराज को यह तो पता चले कि चंदेलों में भी कोई ऐसा राजा है जो उसे चुनौती दे सकता है, बिना किसी कारण के यहां से लौट रही सेना पर इस परमार्दी देव चंदेल ने अटैक कर दिया, और पृथ्वीराज के कुछ सैनिक इसके अंदर मारे जाते हैं। तो पृथ्वीराज का दिमाग खराब हुआ कि हमने तो हमारे क्षेत्र को आजाद करवाया है, तुमने हमारे ऊपर अटैक कैसे किया, मेरी सेना पर अटैक कैसे किया। तो यहां एक संघर्ष बनता है चौहानों और चंदेलों के बीच में, और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, युद्ध हुआ 1182 में। किस किस के बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच में। यहां हम लिख लेते हैं तुमुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज वर्सेस परमार्दी देव। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। और यह युद्ध प्रसिद्ध क्यों रहा, यह युद्ध प्रसिद्ध इसलिए रहा कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ साथ इस परमार्दी देव के दो सेनानायक थे जो उत्तरी भारत के उस समय के सबसे बड़े सेनानायक माने जाते थे। एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल। तो इस परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति आल्हा और उदल इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां यह बनता है कि पृथ्वीराज का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो परमार्दी देव चंदेल था। और दूसरी चीज यह क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मारे गए आल्हा और उदल किसके सेनापति थे, तो आंसर होगा आपका परमार्दी देव चंदेल का। यहां एक ताजुब की बात यह भी है कि परमार्दी देव चंदेल का साथ दे रहा था उस समय कन्नौज का जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल के होने के बावजूद भी, उसकी सेना के होने के बावजूद भी, आला और उदल जैसे वीर योद्धा परमार्दी देव की सेना में होने के बावजूद भी राजस्थान का ये लाल, राजस्थान का ये वीर योद्धा परमार्दी देव चंदेल को पराजित करके उसकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है। तो यहां तीसरा पॉइंट हमारा यह था कि महोबा पर विजय। महोबा स्पेशली इन चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी और राजधानी पर अधिकार कर लिया परमार्दी देव चंदेल को पराजित करके। तो पहला पॉइंट नागार्जुन का दमन, दूसरा भंडानक जाति का दमन और तीसरा है महोबा पर विजय। अगली बात करें चौहान और चालुक्यों का संघर्ष। अभी मैंने आपको यहां यह बताया कि यहां तो थे चंदेल मालवा में और चंदेलों का शासक था परमार्दी देव चंदेल। लेकिन अगर हम बात करें चालुक्यों की तो गुजरात में उस समय चालुक्यों का शासक था, उसका नाम था भीमदेव सेकंड। अब किस मुद्दे पर लेकर इनके विवाद हुआ, तो पहली चीज तो जग जाहिर है
कि तीनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। चालुक्य चाहते थे कि हम चौहानों को पराजित करके राजस्थान में एंट्री करें, चंदेल चाहते थे कि मैं अपना साम्राज्य इधर बढ़ा लूं, और चौहान चाहते थे कि मैं इन दोनों को अपना साम्राज्य के अंदर मिला लूं। तो वो पड़ोसी ही क्या जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो, वो पड़ोसी ही क्या जिससे दुश्मनी ना हो। इसीलिए चौहानों का चंदेलों के साथ भी संघर्ष रहा और चौहानों का चालुक्यों के साथ भी संघर्ष रहा। इस संघर्ष को हम देखते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम इस संघर्ष के कारण देखें, चौहानों और चालुक्यों के बीच संघर्ष के अगर हम कारण देखें तो एक पहला कारण तो यह आता है कि नागौर पर अधिकार का मुद्दा, नागौर पर अधिकार का मुद्दा। यहां यह नागौर है। एक समय ऐसा आया जब चालुक्यों ने नागौर पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, उन्होंने चालुक्यों को पराजित करके नागौर को वापस से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो गुजरात का जो ये भीमदेव सेकंड था चालुक्य शासक, ये कहता है कि नागौर पर हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों ने इसे जीता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहां ये कहता है कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस नागौर पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों से बाद में मेरे पूर्वजों ने प्राप्त कर लिया, मेरे पिता ने सोमेश्वर चौहान ने प्राप्त कर लिया, तो वर्तमान में इसका जो मालिकाना हक है वो चौहानों का है। किसी जमाने में चंदेलों का था, हम मानते हैं, सॉरी चालुक्यों का था, हम मानते हैं, लेकिन चालुक्यों से मेरे पिता सोमेश्वर चौहान ने यह वापस प्राप्त कर लिया था। इसलिए नागौर पर अधिकार करने को लेकर भी चौहानों और चालुक्यों के बीच में एक संघर्ष चला। दूसरा इसका रीजन है कि चौहानों और चालुक्यों के बीच में ये जो संघर्ष नागौर को लेकर चला, इस नागौर को प्राप्त करने के चक्कर में, नागौर के मामले में इस भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, उनकी हत्या कर दी थी। और पृथ्वीराज चौहान जो अपनी जमीन का एक टुकड़ा अपने चचेरे भाई नागार्जुन को नहीं दे सका, पृथ्वीराज चौहान जो महोबा के चंदेलों को पूर्ण रूप से रौंद कर आ गया, पृथ्वीराज चौहान जिसने भंडानक जाति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया, सर्वनाश कर दिया, वो पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा था, दलपुंगल था, क्या वो अपने पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या का बदला नहीं लेगा क्या? तो दूसरा पॉइंट हुआ पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर की हत्या का बदला लेना, और तीसरा इसका मेन कारण था परमार राजकुमारी इक्षिणी को प्राप्त करना। तीन मुद्दों पर चौहानों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष हुआ। पहला कि चालुक्य कहते थे कि नागौर हमारा है और चौहान कहते थे कि नागौर हमारा है, इसलिए नागौर पर अधिकार का मुद्दा भी चौहानों और चालुक्यों के संघर्ष का एक मुद्दा रहा। दूसरा, सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज चौहान का पिता था, उसकी हत्या चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के द्वारा कर दी गई थी, इसीलिए सोमेश्वर चौहान की हत्या, अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान। तीसरा, आबू की परमार राजकुमारी इक्षिणी को प्राप्त करना भी यहां एक मुद्दा माना जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि इस समय यहां गुजरात में है भीमदेव सेकंड, यहां है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन यहां एक रियासत पड़ती है आबू रियासत,
और इस आबू रियासत का जो वंश है, जो शासन है, वो परमार वंश का शासन है। और परमार वंश की एक राजकुमारी है जिसका नाम है इक्षिणी। ये इक्षिणी। अब इक्षिणी की अगर हम देखें तो यहां एक समस्या आती है। इक्षिणी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, लेकिन इक्षिणी के जो पिता थे वो ये चाहते थे कि आबू गुजरात के बिल्कुल पास में है, और ये भीमदेव जो है ये एक गुजरात के चालुक्य वंश का राजा है, और लड़का भी देखा वाला है, गुजरात का राजा है। तो मैं अपनी बेटी इक्षिणी का विवाह किसके साथ करूंगा? भीमदेव सेकंड के साथ। और पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय एक लड़के के पिता की नजर में एक बदनाम शासक था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक विलासी शासक के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया गया है। या हम यहाँ इतिहास की गहराइयों में किसी के गुण दोष के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन इक्षिणी का जो पिता था वो इक्षिणी का विवाह करना चाहता था भीमदेव सेकंड के साथ, और पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं करना चाहता था। लेकिन इक्षिणी विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज के साथ। इसलिए इक्षिणी ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया कि पिथौरागढ़ के राजा, हे दलपुंगल, हे राय पिथौरा, हे पृथ्वीराज चौहान, ये तेरी प्रेमिका अब किसी और के साथ ब्याही जाने वाली है। मेरे पिता ने मेरा जो रिश्ता है वो भीमदेव सेकंड के साथ फिक्स कर दिया है। इसलिए तू अगर चाहे तो तू आजा और मुझे अपने बाप की इस कैद से छुड़ा के ले जा, और मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी होना चाहती हूं। अब यह एक चीज देखो, नागौर के मामले पर पहले ही विवाद चल रहा है चौहानों और चालुक्यों में। पिता की हत्या बदला लेने का मौका पृथ्वीराज चौहान ढूंढ रहा है, और वो मौका मिल गया। मौका क्या मिला कि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेमिका थी, उस प्रेमिका के चक्कर में अब भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान दोनों आमने सामने होंगे। तो यहां तीसरे कारण के रूप में आया कि आबू की परमार राजकुमारी इक्षिणी को प्राप्त करना भी चौहानों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष का एक कारण था। लेकिन क्या इनके बीच में विवाद हुआ? विवाद तो हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन यह था कि भीमदेव सेकंड का एक प्रधानमंत्री था जगदेव प्रतिहार, काफी काबिल, काफी दूरदर्शी यह व्यक्ति था। और जगदेव प्रतिहार जो इसका प्रधानमंत्री था भीमदेव सेकंड का, इसने अपने जीवित रहने तक, यानी कि लगभग 1187 तक ये जीवित रहा, अपने जीवित रहने तक कभी भी चौहानों और चालुक्यों दोनों के बीच में संघर्ष, दोनों के बीच में युद्ध नहीं होने दिया, हमेशा युद्ध को टालता रहा। और बाद में अंतिम समय में भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज दोनों के बीच में एक संधि करवा दी जाती है, जिससे इन दोनों के बीच का जो लंबा संघर्ष था वो संघर्ष समाप्त हो जाता। अगली चीज हम देखें, तो हमने यहां पे अब तक ये 4 पॉइंट देखे: नागार्जुन का दमन, भंडानक जाति का दमन, महोबा पर विजय प्राप्त करना, और चौहानों और चालुक्यों का संघर्ष। अगला मैं पॉइंट यहां पे लूंगा चौहान व गढ़वाल संघर्ष। चौहान व गढ़वाल संघर्ष। इस समय यहां पे है चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। ये यहां पे पृथ्वीराज चौहान अजमेर में शासन कर रहा है, और यहां बुंदेलखंड में है, यानी कि कन्नौज वाले क्षेत्र में है जयचंद गढ़वाल। अब वीरता में दोनों ही कम नहीं है। पृथ्वीराज चौहान
अपने क्षेत्र का मशहूर है, और जयचंद गढ़वाल ये भी काफी फेमस है, ये भी अपने क्षेत्र का काफी मशहूर शासक है कन्नौज के गढ़वालों के अंदर। तो यहां जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच संघर्ष के कई कारण थे, लेकिन वास्तविक कारण की अगर बात करें तो वास्तविक कारण इनका यह था कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल दोनों आपस में रिश्ते में मौसेरे भाई थे। दोनों की माताएं एक ही वंश से थी। पृथ्वीराज की मम्मी और जयचंद गढ़वाल की मम्मी दोनों आपस में बहनें थी, और इन दोनों का ननिहाल था यहां दिल्ली में। दोनों का ननिहाल था दिल्ली में। अब पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंतपाल तोमर, उनके मरने के बाद इनके कोई मामा नहीं था, इसीलिए दिल्ली की राजगद्दी खाली पड़ी हुई थी, और दिल्ली की राजगद्दी पर राजा किसे बनाया जाए, यह बड़ा प्रश्न था। इसलिए दिल्ली पर अपने अपने अधिकार को जताने के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज को अगर बनाएंगे तो जयचंद मुंह हो जाएगा, और जयचंद को बनाएंगे तो पृथ्वीराज मुंह हो जाएगा। दोनों में से डिसाइड करना बहुत भारी काम था कि दोनों में से बनाया किसको जाए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे काफी मजबूत शासक हैं। एक कन्नौज का राजा है तो एक अजमेर का राजा है, राजपुताने का राजा है। इसलिए दिल्ली को प्राप्त करने के लिए जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला आ रहा था। यह तो वास्तविक और बिल्कुल एग्जैक्ट कारण था। अब थोड़ा हम इतिहास की कहानियों में, किंवदंतियों में घूमते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि साहब जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज, इन दोनों की मुलाकात किसी स्थान पर होती है, और जैसे ही दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और वहीं पे आंखें रुक जाती है। पृथ्वीराज के दिमाग में वही सवाल आया जो सबके दिमाग में आता है। पृथ्वीराज चौहान सोच रहा है कि इस लड़की के पास मैं अपने नंबर कैसे भिजवाऊं। एक छोटे से बच्चे को पकड़ा, टाबर को, एक पर्ची में नंबर लिखे और संयोगिता के पास नंबर पहुंचा दिए। दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई, वीडियो कॉल स्टार्ट हुए, व्हाट्सएप पर चैटिंग स्टार्ट हुई, एक दूसरे के स्टेटस चेक करने लगे। एक दिन पृथ्वीराज से बात करते हुए संयोगिता जब अपने ननिहाल में थी दिल्ली में, तो संयोगिता की मामी ने इसको बात करते हुए देख लिया और इसकी शिकायत अपने मामा से कर दी, और मामा अपनी भांजी को लेके आ गया जयचंद गढ़वाल के पास, और जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता की बिल्कुल अच्छी तरीके से सेवा पूजा की और आदेश निकाल दिया कि जल्द से जल्द जो है संयोगिता का विवाह तय किया जाएगा। इधर पृथ्वीराज का दिमाग खराब, क्योंकि संयोगिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। संयोगिता से बात करने के लिए पृथ्वीराज तड़प रहा है, और संयोगिता का फोन तो जयचंद गढ़वाल ने छीन लिया, और अब संयोगिता पृथ्वीराज से बात करने के लिए व्याकुल हो रही है, और जयचंद गढ़वाल ने इधर रच दिया संयोगिता का स्वयंवर। और स्वयंवर के अंदर क्या किया कि यहां तो खुद ने लगा लिया एक सिंहासन जिसके ऊपर ये खुद बैठ गया, यहां अपनी बेटी को हाथ में माला देकर खड़ा कर दिया, और आसपास की रियासतों से आए हुए सभी राजाओं को यहां स्वयंवर में आमंत्रित किया गया और यहां पे इनको बिठा दिया गया। अब संयोगिता बड़ी प्रसन्न है कि छोटी छोटी रियासतों के राजकुमार यहां पे आ रहे, मेरा पृथ्वीराज तो अजमेर का शासक है, मेरा पृथ्वीराज तो राजपूताना का शासक है, उसको तो बिल्कुल जरूर बुलाना पड़ेगा। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने उसको नहीं बुलाया, बल्कि जयचंद गढ़वाल ने जहां इन सभी आसपास की राजपूत रियासतों के जो लोग यहां स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे, इनके जूते चप्पल जहां खुले हुए थे, वहां पे पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसके हाथ में एक भाला पकड़ा दिया और उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया, एक मूर्ति बनवाकर। संयोगिता जैसे ही आगे बढ़ी, इसके दिमाग में लड्डू फूटा, लेकिन इसको माला नहीं मिली। आगे बढ़ी, इसको माला नहीं मिली, फिर आगे बढ़ी, इसको माला नहीं मिली। संयोगिता ने आखिरी में इस मूर्ति को ही माला पहनाई, लेकिन पहनाई पृथ्वीराज को ही। इतने में बाकी सबका दिमाग खराब।
ये जयचंद गढ़वाल पे चढ़ गए। जयचंद गढ़वाल से कह रहे हैं कि जब तेरी छोरी का कनेक्शन पहले किसी और के साथ लगा हुआ था तो भाई हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, हमें क्यों बुलाया जब किसी और के साथ इसका सेटलमेंट पहले ऑलरेडी चल रहा है। तो जयचंद गढ़वाल काफी शर्मिंदा हुआ और संयोगिता को मारते पीटते हुए कमरे में घसीटता हुआ ले गया और बाकी सबसे चोरी फील की। अब संयोगिता को चुप कराने के लिए इसके रिश्तेदार को लड़की आती है, इसको समझाती है, सांत्वना देती है, बेटा कोई बात नहीं है, पापा ही तो है, मार दिए, कोई बात नहीं है। अब संयोगिता कहती है कि सुन ली तेरी बात, फालतू की सांत्वना तो दे मत, मीठी गोलियां दे मत, तेरे पास तो फोन हो तो फोन दे दे, मुझे पृथ्वीराज को फोन करना है। फोन लिया, पृथ्वीराज को फोन किया। अब जब पहली बार संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से अलग हुए थे वो समय 1.5 साल पहले का था। 2 साल हो गए, पृथ्वीराज ने तो कहीं और मन लगा भी लिया। पृथ्वीराज की बात हुए 2 साल हो गए, आज 2 साल बाद संयोगिता का फोन आया और संयोगिता पहले तो बोलने से पहले तो रोने लगी। पृथ्वीराज ने पूछा कौन, क्योंकि पृथ्वीराज भूल गया कौन सी वाली है। संयोगिता ने कहा कि मैं संयोगिता बोल रही हूं, तो पृथ्वीराज की खून वापस रगों के अंदर खून गया, ये तो पुराना प्यार है। कि हाँ संयोगिता बोलो। कि पृथ्वीराज मैं ऐसी दुविधा में हूं और मेरे पिताजी ने मेरा स्वयंवर आयोजित कर दिया और मैंने उस स्वयंवर को तो विफल कर दिया, लेकिन अब किसी भी वक्त मेरा विवाह किया जा सकता है, तो तुम आ जाओ। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि आज शाम से पहले पहले जयचंद गढ़वाल के हाथ सामने से तेरे को उठा के मैं ले आऊंगा। और पृथ्वीराज चौहान यहां से रवाना होता है, पहुंचता है कन्नौज और जयचंद गढ़वाल की आंखों के सामने से इसकी बेटी संयोगिता को उठाकर ले आता है अजमेर। और इन दोनों के बीच की जो ये एक प्रेम कहानी थी, ये प्रेम कहानी जन्म देती है राजपूतों के बीच की एक ऐसी खाई को जो सदियों सदियों तक नहीं भूली जा सकी। इस कहानी ने जन्म दिया कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक ऐतिहासिक खाई को। जब दिल्ली पर अधिकार को लेकर विवाद तो पहले से ही उनके बीच में था, लेकिन पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का अपहरण करके स्वयंवर में से उठाकर ले जाना इस मुद्दे का एक तात्कालिक कारण भी माना जा सकता है। तो यहां ये एक क्वेश्चन यहां ये भी बन सकता है कि जब संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान अजमेर ले जा रहा था तो संयोगिता के पैर में से पायजेब में से कुछ घूंघरे टूटकर, कुछ बहुमूल्य रत्न टूटकर उस पहाड़ी के अंदर रात के समय में गिर गए। सैनिकों ने काफी ढूंढे लेकिन वो संयोगिता के पैरों की पायजेब की जो घूंघरे थे वो नहीं मिले। और अजमेर में जिस पहाड़ी में वो घूंघरे गुमे, गायब हुए, उस पहाड़ी का नाम ही वर्तमान में घूंघरा घाटी रख दिया गया। ये किंवदंती है और इसी घूंघरा घाटी के अंदर स्थित है आपका आरपीएससी का मुख्यालय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जिस जगह पे आरपीएससी का ऑफिस है, मुख्यालय है, उस पहाड़ को कहा जाता है घूंघरा घाटी। और घूंघरा घाटी अजमेर में स्थित है और इसको इसलिए कहा गया कि पृथ्वीराज जब संयोगिता का अपहरण करके लेकर आ रहा था तो संयोगिता के पैरों की जो पायल थी उनमें से कुछ घूंघरे टूटकर इस पहाड़ी में गिर गए और फिर कभी भी यहां पे नहीं मिले, इसीलिए इसको घूंघरा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां हमने एक विस्तार के साथ पृथ्वीराज चौहान को देखा कि जो पृथ्वीराज चौहान था इसके परिवार के बारे में हमने देखा, इसके दरबारियों के बारे में हमने देखा और पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक विजयों के बारे में हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव को लेकर नागार्जुन का दमन किया, पूर्वी क्षेत्र पर भंडारकों का दमन किया, उसके बाद महोबा के चंदेलों को पराजित किया, उसके बाद यहां पे हमने देखा कि चौहानों और चालुक्यों के बीच कैसा संघर्ष रहा, चौहानों और गढ़वालों के बीच में क्या संघर्ष रहा। अब यहां अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अब यहां एक चीज याद रखना,
यह क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि पृथ्वीराज का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो परमार्दिदेव चंदेल था और आला और उदल परमार्दिदेव के सेनापति थे। लेकिन अगर अब क्वेश्चन को घुमाएं और क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वीराज का समकालीन चालुक्य शासक कौन था, तो आंसर होगा आपका भीमदेव सेकंड। अब मोहम्मद गौरी के साथ जो इसके संबंध है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। यहां हमारा पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन तक का लगभग 80% सिलेबस जो है वो पृथ्वीराज चौहान का कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान के देखेंगे और रणथंभौर के चौहानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आपको पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में इन चीजों को लेकर एक सर्कमस्टांसेस पैदा हो। बार बार जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, इनको अपने मस्तिष्क में स्थान दे रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह चौधरी, अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं कि आप सभी आने वाले एग्जाम्स के अंदर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार पदों पर स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद।